जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। आपको पता ही है कि प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है जीएस और हिंदी की। तो आज की क्लास है वो आपकी हिंदी की है और इसमें हम प्रैक्टिस सेट 14 को हल करेंगे। अब तक 13 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने 37-38 प्रश्न हिंदी के प्रैक्टिस किए हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये वो श्रृंखला है, वो सीरीज है, वो प्रश्न है जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। रचना की 2 अलग वीडियो मैंने बना दी हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विव्रत स्वर। तो विव्रत स्वर नहीं आता है इसमें, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, पूछ रहा है कि हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? तो डी जो है वो अल्पविराम का चिन्ह है। जो आप कॉमा बोलते हैं ना, ये आपका क्या बोलते हैं? ये अल्पविराम है। क्या है ये? अल्पविराम है। ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, ये आपका हो गया विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। तीसरा प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, पुराना, नीला या मोटा। तो संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इसमें नाम क्या है? गंगा नाम है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। ठीक, जैसे व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? राम आ जाएगा, गंगा आ जाएगा, किसी शहर का नाम आ जाएगा। जातिवाचक में नदी, पर्वत, देश, महासागर। ठीक, जैसे भारत है, भारत किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। लेकिन देश किस में आएगा? देश शब्द आएगा आपका जातिवाचक में। द्रव्यवाचक में क्या आएगा? सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, मापतौल वाली चीज़ें आ जाएंगी। और समूहवाचक में जैसे झुंड है, वर्ग है, पुलिस है, सेना है, वकील है, डॉक्टर है, परिवार है, ये सब समूहवाचक में आते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। हम, तू, कोई, मैं। तो कोई जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। और 4 का आंसर हो जाएगा मित्रों सी। क्या हो जाएगा? सी। पांचवा प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 और राम, लक्ष्मण। तो 5 का उत्तर हो जाएगा डी, राम और लक्ष्मण। ये क्या है? ये संज्ञा है, किसी के नाम है। ठीक है, नाम है। छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 ये आपके क्या है? विशेषण के युग्म है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? चलिए विकल्प देखते हैं। तो पहला है ए सिपाही तेज दौड़ता है, बी है सिपाही युद्ध में लड़ता है, सी है सिपाही चोर को पकड़ता है, और डी है सिपाही बहुत कम सोता है। तो इसमें कौन सा जो वाक्य है उसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, सिपाही चोर को पकड़ता है। इसमें क्या हुआ है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 7वां प्रश्न है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अंशतः मतलब थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा जब आएगा तो वहां पर क्या होता है? आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। और 7 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर डी। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब पुल्लिंग पूछा है। यामा, योजना, भिक्षा या शवल। तो शवल जो है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। और बाकी यामा, योजना और भिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे भिक्षा मांगा जाता है या मांगी जाती है? तो भिक्षा मांगी जाती है। योजना बनाया जाता है या योजना बनाई जाती है? तो योजना बनाई जाती है। तो ऐसे आप वाक्य बना के भी देख सकते हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। 9वां प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने लड़कों को मारा, लड़के लड़कों को मार रहे हैं। लड़कों हो गया बहुवचन, लड़कों हो गया बहुवचन। ठीक, और लड़के ने लड़के को मारा, लड़के ने लड़के को मारा, यही वाला है, एक वचन का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक, तो 9 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 10वां प्रश्न है, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान का, सामान्य भूत का, अपूर्ण भूत का या अपूर्ण वर्तमान का? तो बांसुरी बज रही थी अपूर्ण भूत का ये उदाहरण है। किसका? अपूर्ण भूत का। 11वां प्रश्न है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुषकर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तब वाक्य में होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। और 11 का उत्तर हो जाएगा सी। 12वां प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने है ना, तो ने किसका हो गया? कर्ता का हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, हेतु या अपादान से अलग होने के अर्थ में आता है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, विषय में, और संबोधन हे, अरे, हो।
तो ये आपको याद रखना है। संबोधन का क्या होता है, हे अरे ओ। अधिकरण का मैं पर। संबंध तो कर्ता ने, कर्ता का क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। कर्म का को हो जाएगा। करण का से या के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे। अधिकरण मैं पर विषय में और संबोधन हे अरे ओ, ठीक, ये याद रखना है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, इष्टिका, कुपुत्र, अमीय या उलूक। तो 13 का उत्तर हो जाएगा अमीय। अमीय क्या हो जाएगा, अमीय आपका जो है तद्भव शब्द है और बाकी जो है सो क्या है, वो आपके तत्सम है। तो अमीय का तत्सम क्या होता है, तो अमीय का तत्सम हो जाता है अमृत। अमीय का तत्सम क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अमीय कैसा शब्द है, अमीय तद्भव है। उल्लू का उलूक हो जाएगा। कपूत का कपुत्र हो जाएगा। कपूत का क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। उल्लू का उलूक हो जाएगा। और ईट का क्या हो जाएगा, इष्टिका हो जाएगा। ईट का क्या हो जाएगा, इष्टिका। 14 है, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है। तो दुरासा में कौन सा उपसर्ग होगा, तो दुरासा में हो जाएगा आपका दुर उपसर्ग। कौन सा हो जाएगा, दुर। और दुर पे हलंत याद रखना है, ठीक है, हलंत रहता है दुर। दुर कौन सा वाला रहेगा, हलंत वाला। दुर उपसर्ग रहेगा किसमें, दुरासा में। अगला है 15वां प्रश्न, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात करना है। तो सुनार में कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। तो सुनार में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आर प्रत्यय हो जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। अगला है 16वां प्रश्न, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म बताना है। आकुंचन का प्रसारण, अल्पज्ञ का अवज्ञ, सन्मुख का उन्मुख और स्थावर का चंचल। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है। आकुंचन का क्या होता है, विलोम प्रसारण होता है। आकुंचन का प्रसारण होता है, ठीक, बाकी गलत है। सन्मुख का हो जाएगा विमुख, उन्मुख नहीं होगा। सन्मुख का क्या होगा, विमुख हो जाएगा। अल्पज्ञ का क्या होगा, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। और स्थावर का विलोम जंगम होता है, चंचल नहीं होता, क्या होता है, जंगम होता है, ठीक। 17वां प्रश्न है, 17 में पूछ रहा है व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो व्याप्त का विलोम क्या हो जाएगा, व्याप्त का हो जाएगा अव्याप्त। क्या हो जाएगा, अव्याप्त। और आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। ईहा का विलोम होता है अनीहा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। और उद्धत का विलोम विनीत होता है। उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत। 18वां प्रश्न है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विहंग, गाच, खग या शकुंत। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है, तो इसमें गाच जो है वो पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और 18 का उत्तर हो जाएगा बी, ठीक। पक्षी के पर्यायवाची बताऊं तो वो पतंग, पक्षी, खग, विहग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, शकुंत, अंडज, खेचर, ये सब आपके क्या हैं, पक्षी के पर्यायवाची हैं, ठीक। शेर का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है और घोड़ा का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। गंगा यमुना का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। कामदेव का, इंद्र का, ठीक है। ये जो पर्यायवाची आग है, आकाश है, समुद्र, बादल और जल, इनके भी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। 19वां प्रश्न है, दुर्जन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दुर्जन। तो सट, कपटी, कंजूस या दरिद्र। तो दुर्जन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, दुर्जन का कंजूस, है ना, कंजूस पर्यायवाची हो जाएगा। 19 का उत्तर हो जाएगा सी। दुर्जन के अन्य पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर आपका प्रश्न गलत पूछा गया है। ये होना चाहिए यहाँ पर दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है, तब आएगा इसका आंसर कंजूस, क्योंकि सठ, कपटी और दरिद्र ये सब दुर्जन के ही पर्यायवाची होते हैं। सठ, कपटी, खल, दुष्ट, दुर्जन ये सब क्या है, दुर्जन के ही पर्यायवाची हैं। कंजूस है वो दुर्जन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें थोड़ा संशोधन करना है कि दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा कंजूस, ठीक। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है। पानी, जंगल, जीत, वाटिका। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। जीत जो है वो आपका वन शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ क्या होगा। मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन या अधक, पारी जैसे रोग। तो इसका अर्थ हो जाएगा मानसिक कष्ट और 21 का उत्तर हो जाएगा ए। 22वां प्रश्न है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे बोलेंगे हम अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय। और 22 का उत्तर हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं अपराह्न। क्या बोलते हैं, अपराह्न। और आंसर हो जाएगा सी, अपराह्न, ठीक है, अपराह्न बोलते हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र धन अलय, मरण धन असन्न, वीर धन अंगना या यथा धन आर्थ। तो 24 का उत्तर सही क्या है इसमें, संधि विच्छेद वीर धन अंगना। और इसका बनेगा वीरांगना। क्या बन जाएगा, वीरांगना। अब मैं पूछूं इसमें वीरांगना में कौन सी संधि होगी,
तो बी रा पे आ रहा है ना, और मैंने आ जाए या ई आ जाए, बड़ी आ जाए तीनों, आ ई ऊ, तो वहाँ पे होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें वीरधनंगना वीरांगना में हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। 25वां प्रश्न है यथारुचि में कौन सा समास होगा? तो यथारुचि में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और 25 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 25 का उत्तर? ए हो जाएगा। अव्ययी भाव समास के और भी उदाहरण हैं, जैसे यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथारूप, है ना, प्रतिदिन। ये सब किसके हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 26वां प्रश्न है तुम रात को कहानी सुनाई, उस उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो तुम रात को नहीं होगा, तुमने रात को कहानी सुनाई। तो 26 का उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तुमने रात को कहानी सुनाई। यहाँ पर तुम की जगह क्या हो जाएगा? तुमने। 27 है स्थायी भावों की संख्या मानी गई है कितनी? 3, 4, 8, 9। तो वो मानी गई है 9। और 27 का उत्तर हो जाएगा डी। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भरत मुनि ने स्थायी भावों की जो संख्या मानी है वो 8 मांगनी है। कितनी मानी है? 8। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। ठीक है। लेकिन आचार्य उद्धभट्ट ने निर्वेद को भी स्थायी भावों का एक प्रकार माना। इस प्रकार स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। अगर पूछ ले प्रश्न में कि भरत मुनि के अनुसार बतानी है कितनी है, तो आप 8 बताओगे। कितनी बताओगे? 8। भरत मुनि के अनुसार कितनी है स्थायी भावों की संख्या? 8 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28वां। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, सोरठा, सवैया या कवित्त? तो 28 का उत्तर हो जाएगा ए। रोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोला। अगला है 29वां प्रश्न। कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार या वृत्त्यानुप्रास अलंकार? तो इसमें हो जाएगा आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब कोई पंक्ति हो उसमें एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, उसे हम वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अगला प्रश्न है 30वां। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो वो आपका कार्यरत है राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। कौन? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। और 30 का उत्तर हो जाएगा ए। 31वां प्रश्न है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं या कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं? तो कवि होते हैं बहुत कल्पनाशील। 31 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 32वां प्रश्न है गुड़ के विपरीत नाम, इसके अर्थ को कौन सी लोकोक्ति दर्शाती है? गुड़ के विपरीत नाम, तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, यही वाली उक्ति दर्शाती है गुड़ के विपरीत नाम होना। ठीक है। आंखों का तो अंधा है लेकिन नाम क्या है उसका? नयन सुख। तो यही है गुड़ के विपरीत नाम होना। 32 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 33वां प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गारसा द तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गियर्सन या फिर श्याम सुंदर दास को? तो 33 का उत्तर हो जाएगा ए। गारसा द तासी को हिंदी साहित्योतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है। ठीक है। ये आपके 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 5 प्रश्न आपके गद्यांश से आते हैं। जो गद्यांश ईजीसा रहता है उसे आप पढ़ोगे। ठीक। प्रश्न पढ़ोगे और गद्यांश में से ही उत्तर छांट कर लिखोगे। ठीक। तो इस प्रश्नों को यहीं पे इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपके अब तक 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये वो प्रश्न हैं जो अब तक, इनमें वो प्रश्न भी हैं जो अब तक पुलिस में या फिर यूपीएसआई में पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसका अध्ययन करो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।